अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर फिल्मी हिदायतकार जनाब हीरा सुपर हिट साहब की बहुत प्यारी प्यारी और हौसला अफजा बातों से। सदके जावा अपने जुनैद जी दे सदके जावा। मैं ना कि हो जिहा बंदा तेनू पाकिस्तान दे टेलीविजन दे अंदर नहीं लभ सकदा। या टीवी पिछा के लुद के वेख लै पुत्र, जिस बंदे नू दूजे दी पहचान है बंदा ही होई। क्या बात, गल नहीं समझिया मेरी? फिर इन्होंने मिठाई दे दी है। ओए अंसारी, तू गल नू लाइट लै जाना, तेनू गल दी समझ नहीं आ रही। ओए बंदा ही अजीम होए जेड़ा दूजे बंदे नू पछाण लैंदा है। ते इधर वेख, जेड़ा हीरे नू पछाण लैंदा ओ हीरा हीरा या मेरे कोल हीरा ही मैं पहचाने वो सदके जावा। गल वेखो की करन डे ने। ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਤੇ। एक मिनट पुत्र, गल देख मैं केड़ी करन लगा। जुनैद जी पुत्र जी, फिल्म शुरू होण च एवें हुण 4-5 दिन नहीं रह गए जी। मुंडे जुनैद साहब कलाए दे ने, बोरियां इकट्ठियां करन दे ने, नोट पाण वास्ते फिल्म शुरू हो जानी है बस। हीरा जी, मुल्क च खाद पाउण वास्ते बोरियां लभण नहीं रहीਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? और जुनैद जी ऐतकी डिफरेंट स्टोरी लई जे मैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਐਤਕੀ। 4 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਵਲਾ। 4 ਟਰੈਕ जुनैद साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿ ਹਰ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। हीरा जी, ये जो कैरेक्टर्स आप फिल्म में डाल रहे हैं ना, हीरा, बांदर, सांप, नेओला, आप हीरा सुपर हिट नहीं, फिर हीरा मदारी बन जाएंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅਕਲ। ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਮਦਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਦਾਰੀ। ਫਰੇਮ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਟਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲੇ ਕਰੇਗਾ। हीरा जी ये आपने कौन सी फिल्म शुरू कर दी है? मेरा इसमें क्या करैक्टर होगा? ਗੁੜੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਟੋਰੀ ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰੇ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀਏ, ਸਾਪੇ ਕੇ ਸਪਣੀਏ, ਨਿਆਵਲਾ ਕੇ ਨਿਆਵਲੀਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲਾਓ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ ਦੀ। तो हीरा जी, फिल्म में बकरी का गाना क्या होगा? ਉਹ ਕਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਸ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪੱਠੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਮਿਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਚੜਾ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? अच्छा हीरा साहब, मैं जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने ये जो मूवी का पूरा आइडिया लिया है, ये किसी इंग्लिश मूवी से इंस्पायर होकर लिया है? ना मेरी जान ना, पाकिस्तान दे हालात तो मुतासर होके फिल्म बना रहे हैं और ਇਹਦੇ ਹਰ किरदार ने वाइंड अप ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। अगर पाकिस्तानी आइडिया है तो फिर कोई आवारा कुत्ता डाले, जख्मी बिल्ली डाले, चूहे डाले। जुनैद साहब, आवारा कुत्ता ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਦੁਮਦਾਰ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। क्या बारीकी मैं ढूंढी। फिल्म ਕੱਢਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। कुत्ते की दुम तो सुना है कि 100 साल तक सीधी नहीं होती। अब 100 साल तक आपकी फिल्म नहीं बनी। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ ਵਲੈਤੀ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ, ਮਗਰੋਂ ਵਲੈਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ। जुनैद जी इधर देखो, बांदर ने सारियां फिल्मां च शरारतां करनियां ने, मगर अखीर ते उन्हें मैसेज देना है कि ओए शरारतां करनियां छड्ड दिओ, एक दूजे नूं छेड़ना छड्ड दिओ। सप ने जुनैद जी वाइंड अप ते कहना कि अज तो बाद मैं डंग मारना छड्डिया। हुण देखो ना मेरी जान, सप जिहदे कोलों हर इंसान डरदा है,
ਉਹਨੇ ਜਦ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਫੇ ਚ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। फिर तो वो अपने जहर की दवाइयां बनवा ले, पैसे 4 कमाए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। क्या आप इधर उधर की आंख रहे काम का? अब न्योले से आप क्या मैसेज दिलाएंगे बताएं? ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, क्या बात है ये। ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਆਏ ਹਾਏ ਗੁੜੀਆ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। मैं कहती हूँ हाय हाय हीरा जी, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। नहीं ये तो मुझे आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन ਸਲਾਮ ਸਾਰੀ आने नहीं ਤੂੰ है। ਆਦਾ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ। नहीं नहीं, दम है, आइडिया में दम है। और ये सुना। बताएं, बकरी का क्या रोल होगा? जुनैद जी बात ये है कि चाहते क्या हैं हम, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिए। मैं सदके जावा, यही तो सब तो बड़ी नसीहत है इस मुल्क वास्ते। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिए। अच्छा ਇੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਨਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਘਾਟ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੁਨੈਦ ਜੀ। लेकिन हीरा तो बड़ा रिस्की किस्म का सीन है ये आपको 2-3 सेकंड के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगा। क्यों जी? अदरवाइज अगर शेर को भूख लग गई तो इसने एक ने 3 बकरियां खा जानी। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਢਿੱਡ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਪ ਲੜ ਗਈ। ਕੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਅੱਧਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਬੁੱਝ ਗਈ ਏ? ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਬਾਂਦਰ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੀਰਾ ਜੀ? ਡਿਫੈਂਸ ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं वैसे जंगल ही ठीक है, ना बिजली होगी ना लोड शेडिंग का डर होगा, तो लाइटों का और क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे वहाँ ਨਹੀਂ पे? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜੰਗਲ ਖੜ सकते हैं। मसला ये है कि मेरे किरदार जो हैं वो शहर के हैं, वो मुआशरे के किरदार हैं, वो इधर ही बुराइयां देख के तो नसीहत करते हैं ना। आप इंसानों को नसीहत करना चाहते हैं तो इंसानों के जरिए करें, जानवरों के जरिए क्यों? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਾਇਨ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਨ ਕਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, नहीं, नहीं, उससे ऊपर ही होगा। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ नहीं समझे। वैसे हीरा जी आप इस बात पे शुक्र किया करें कि मैं गल समझता नहीं हूँ। अगर मैं गल समझ गया ना आपकी तो मेरे सिक्योरिटी वाले बुला लेते। ਸਮਝ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਸਟੂਡੀਓ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਨਵੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਨ ਦਈਏ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लाहौर में हर स्टेज आर्टिस्ट यही शेर सुनता पढ़ता जवान हुआ है। ਅਨੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ।
ਓਏ ਹੀਰਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਦਈਏ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਬਾਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਲੂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੇਗੀ। अब अच्छे रहे जाग के। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾੜ ਕੇ ਮਿਲ जाएगा। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो है ना स्पैन, जो साल जिंदगी के इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिए, वो स्पैन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा भाईजान, ये मोबाइल के हवाले से हम अक्सर व बेशतर गुफ्तगू करते हैं और बच्चों में मोबाइल का बढ़ते हुए इस्तेमाल को भी हम अक्सर मौजूद बहस बनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ जी कि इस पे जितनी भी बात की जाए ना उतनी कम है, इस पर बार बार बात करनी चाहिए और इस पर थोड़ा सा ना हमें अपने रवैयों में सख्ती भी लानी चाहिए। एक तो अपने रवैयों में सख्ती लानी चाहिए और दूसरा अपने आप पे भी कंट्रोल करना चाहिए। पिछले दिनों एक एनजीओ ने काम किया है, जो एक अंग्रेजी हफ्तरोज़े ने शाया की है, वो रिपोर्ट जो है, इससे ये पता चलता है कि 72% जो हमारे पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो इस मसले को कोई बड़ा मसला नहीं समझते। तो जब उनके बच्चे जो हैं वो इस नशे के आदी हो चुके हैं, इसलिए वो इसको मसला ही नहीं समझते, तो उन्होंने इस मामले की दुरुस्ती करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, चूंकि वो खुद इस इल्लत में बेपनाह बीमार हो चुके हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चों से शुरू होके, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, जो इसी मोबाइल जनरेशन वाले बच्चे जो थे वो आज बड़ी जनरेशन हो गई है, वो आज अबू बन रहे हैं, आज अमियाँ बन रही हैं, वो बच्चे जो हैं जो कल इसी मोबाइल के साथ ही हमारी नज़रों के सामने खेल रहे थे, जिनको हम रोता देख के मोबाइल पकड़ा देते थे। आज वो बच्चियां जो हैं वो बच्चे बड़े हो गए, 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा मोबाइल कल्चर को कम से कम चलो 20 साल तो 25 साल तो आप ले लो ना कि हम मोबाइल कल्चर के बाकायदा गड़े में गिरे हुए हैं हमें, ठीक है। अब इससे लाख आप इसकी तारीफें करें कि जी ये इससे आसानी भी बहुत आई है, इससे इंफॉर्मेशन भी आई है, इससे शऊर भी आया है, इससे सोशल मीडिया, बहुत सारी बातें जो हैं उनसे हम इत्तफाक करते हैं। एक बात करना चाहूंगा, वो मासूम बच्चे जो 4-5 साल के वो भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही तो हमारा मौजू है। ये जो उम्रें हैं ये कहाँ से शुरू होके ये जो बर्बादी का सफर है ये कहाँ तक जा रहा है। ये जो है ना स्पैन जिंदगी का, जो साल जिंदगी के इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिए, वो स्पैन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से एज कम होती जा रही है और एक तरफ से एज यानी जो दूसरा एंड है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जिस बच्चे को आप 3-4 साल की उम्र में मोबाइल थमा देते हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे कि तुमने इस मोबाइल पे ये करना है और ये नहीं करना। मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं कि वो कहते हैं कि जी हमने बच्चों को बता दिया है कि ये कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, आपने सिर्फ इससे कॉल करनी है। बंदा पूछे कि 7 साल की उम्र में बच्चे ने कौन सी कॉल करनी है, क्यों कॉल करनी है? बिल्कुल, ओदा केड़ा को ओदा नौकर सिगरेट लैन गए। हाँ, आप देखें ना, फोन करना है कि कहां मर गए हो। हर घर में माएं बड़े फख्र से, बाप बड़े फख्र से अपने बच्चे के बारे में ये तारुफ करवाते हैं कि इस बच्चे को सारे मोबाइल के फंक्शंस का पता है। जब आप एक तरफ बड़े फख्र से ये बता रहे हैं कि इसको मोबाइल के सारे फंक्शंस का पता है, बल्कि अगर मुझे नहीं समझ आती तो मैं इससे पूछती हूँ। जब आप खुद उसके शागिर्द हो गए हैं तो फिर आपने उसको रोकना टोकना कैसे है? एग्जैक्टली भाईजान, हो भी ऐसे ही रहा है कि टेक्नोलॉजी में बच्चे जो है ना, जिन्होंने 4 साल की उम्र में जिसने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं ये देखिए कितने छोटे-छोटे हाथों से देखो कैसे ऐसे कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं। ओ बाबा, वो आज सर्फिंग कर रहा है, आप उसको जो मर्जी कर ले, आप उसके कंटेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखें, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या खूबसूरत फिक्रा आपने पा जुनैद बोला है ईमान से, कि वालिदैन को अल्लाह ताला ने
जो लाइफ स्टाइल है उसमें उस्ताद बनाया है औलाद का, और ये औलाद जो है ये इसकी वजह से हमारी उस्ताद बन गई। एग्जैक्टली देखना आप, वो ये मोबाइल ही है ना उनको एडवांटेज कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गए, और वो टेक्नोलॉजी हमने अपनी 100 जरूरतें कुर्बान करके तुम्हें लेके दी हुई है, इसलिए लेके दी हुई है तो हमने तुम्हें कि तुम उस पे वाहियात चीजें देखो, और फिर नहीं तो वो तो देखेगा ना, वो तो जब आप लेके देंगे तो वो आप देखेगा। कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मेरा इख्तलाफ इस बात से कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, देखा है, जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं कि आप छोटे बच्चों को मोबाइल दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंटेंट को कंट्रोल करें, उसको बताएं कि ये एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये सिर्फ कॉल करने के लिए। 6 साल के बच्चे को दे दें, और 6 साल के बच्चे को, मेरा फिर वही सवाल है, क्यों दे दे बाबा? बात ये है कि जो मर्जी कर ले यार, आप मोबाइल के कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसके सर पे बैठे हुए कि वो क्या देख रहा है, नहीं देख यार रहा। जो बच्चा आपको मोबाइल चलाना सिखा रहा है वो आपका लॉक किया हुआ कंटेंट खोल नहीं सकता, या उसको पता नहीं है केड़ी चीज किधर पड़ी हुई है, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछते हैं कि ये क्या करना है इसका, अच्छा उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके पास भी पूरी कौम की तरह एक ही सोल्यूशन है, अम्मा रीस्टार्ट कर लो ठीक हो जाएगा। यार जुनैद ये मेरा है कटवा देना यार, ये बुरा लगा है, इसमें मैं दानिश्वर नहीं लगता। जिन्हें सर वो बच्चा 1.5 साल में बोलता था, इस मोबाइल की वजह से अब 4 साढ़े 4 साल के बाद बोलता है। हाँ, इसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट है यार, हम इसका कई इसके जो मुज़मरात है उसका जिक्र कर चुके हैं। नहीं ये ठीक कह रहे, पता क्या है, बच्चा जब मोबाइल नहीं होता था तो एक दूसरे के साथ घर में कम्युनिकेट करता था ना, अब वो अपनी दुनिया में मुक़य्यद हो गया, बंद हो गया है, अपने अंदर कैद कर लिया, उसके बोलने की सलाहियत कम हो गई है, उसके सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है। गुफ्तगू का मकसद भी सिर्फ इतना है कि हमें जब इनकी इससे जो निकलने वाली रेज हैं, शुआएं हैं, जब हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो फिर इसके इस्तेमाल को ही कम करना मसले का वाहिद हल है। ये कहना कि जनाब आप दे तो दे बच्चों को, इसका इस्तेमाल तो कर ले, लेकिन इसका अच्छा भी है बुरा भी है इस्तेमाल, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं बेशुमार फायदे हैं इसके, बेशुमार फायदे हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट सब कुछ है, लेकिन एक लिमिटेड आवर्स, लिमिटेड वक्त के लिए होना चाहिए। जब आप इसको नशा बना लेते हैं, इसके नशे के आदी हो जाते हैं, तो फिर इसके जो मुज़मरात हैं, इसके जो नुकसानात हैं, इसकी जो तबाही है, बर्बादी है, उससे आप अपने दामन को नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। देखो ना कि हम असल में ना शॉर्टकट हम हर चीज में ले आए हुए हैं। बच्चों को जो स्कूल में या कॉलेजेस में लेके जाते हैं, जी जब चलो अब कॉलेज गोइंग है, अब जाने दें, यार क्या इसका काम है कॉलेज में मोबाइल का, बताएं तो सही। सिर्फ ये कि राब्ता कर सकता है, राब्ता पहले नहीं था होता, पहले क्या कॉलेज में फोन नहीं थे होते, पहले क्या आप खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में क्या राब्ता बच्चे से कर नहीं थे लेते, बिल्कुल करते थे। ये सारी लायानी सी बातें हैं, और सारा मुआशरे का बेड़ा गर्क इन्हीं बातों ने किया हुआ है कि हम शॉर्टकट। वो बच्चा भी बच्ची भी गरीब समझती है अपने आप को जिसके पास मोबाइल नहीं होता। और भाईजान ये असल बहुत बड़ा ये हमारी सोसाइटी में मसला बनता जा रहा है कि हमारी जो स्टेटस सिंबल है वो मोबाइल की कीमत है। सीधी बात है कि है, और यकीन करें कहना नहीं चाहिए, लेकिन असूली तौर पे आपको अमली तौर पे ये नजर आता है अपने माशरे में कि खाने को पैसे नहीं है आपके पास और मोबाइल कीमती से कीमती पकड़ा हुआ है। यानी आपके बच्चे बच्चियों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो है वो लेटेस्ट मोबाइल का मॉडल खरीदना है। जी, यानी मोबाइल से 1.5-2 लाख के मोबाइल से फोन करके धार मांग रहे होते। या मुझे ले रहा है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खरगोश सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है घोड़े से। घोड़े और खरगोश की आदतें और बॉडी की बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखती हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ओ आप कौन बेटे? आप? सर मैं आज दाखिल हुआ सर। ये आज ही सर दाखिल हुआ है, इसके गुर्दे में दर्द है। यार ये हॉस्पिटल वार्ड है क्या मतलब आप? नहीं सर, स्कूल में दाखिल हुआ है सर, ये सफाई बेस पे दाखिल हुआ है सर। सफाई के जो नंबर मिलते हैं। जी सर, जिसे खुशखती कहते हैं। हाँ,
یہ بیٹا آپ مجھ سے مل تو لیتے, بتا کے آتے, پوچھ کے آتے. सर मैंने ऑनलाइन फीस जमा करवा दी थी. जी सर ये ऑनलाइन मांगता भी है जी. सर मेरी तैयारी ना हो तो मैं ऑनलाइन नोट्स मांग लेता हूँ. जी कभी 50 के, कभी 100 के, है ना. नहीं सर लिखने वाले नोट्स सर. बेटा खड़े होके प्रॉपर अंदाज में अपना तारुफ करवाएं. चले हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सईद अहमद जफर है सर. अच्छा, सईद अहमद जफर. तो कहाँ से आप आए हो? लाहौर के तो नहीं लग रहे. सर मैं जाती उम्रा रहता हूँ. अच्छा हाँ मियाँ साहब का हमसाया हूँ. अच्छा, जबरदस्त. अल्लाह माफ करे, देखे मियाँ साहब लंदन गए हैं तो पीछे क्या हो रहा है. अच्छा बेटा ये बताएं कि आपने असूल तालीम के लिए हमारे स्कूल का इंतखाब क्यों किया है? सर आपका नाम बहुत सुना है, आपकी वजह से दाखिल हुआ हूँ. बेटा मैं तो ये लाफ्टर लेता हूँ. सर अभी लाफ्टर लेन नहीं आया है, वो केड़ा इकोनॉमिक्स च मास्टर्स करना है. अच्छा बैठो, बैठ जाए अल्लाह के आसरे बैठ जाए. सारे थे अल्लाह के आसरे पे ही बैठे. जी जी. अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम एक बड़ी अल्लाह पाक की खूबसूरत मखलूक का जिक्र करेंगे और वो है खरगोश. ठीक है. अच्छा आज से कुछ अर्सा पहले जब हम लोग जो है वो कच्चे घरों में रहने के आदी हुआ करते थे, तो उस वक्त तो हर दूसरे घर में खरगोश आपको यानी पालतू खरगोश मिला करते थे. अब जब से जाहिर है कि जहां खरगोश होगा वो खुदाई करेगा, वो कच्ची जगह पे रहना पसंद करता है. लेकिन अब जो है वो मॉडर्न फार्मिंग शुरू हो गई हुई है, तो वो केजेस में भी रखे जाते हैं. और ये तो आपको पता होगा कि वो खुदाई करके तो वो अपने बिल बनाता है जिनको वो सुरंगों की शक्ल दे के. लेकिन ये शायद आपको ना पता हो कि वो सुरंग भी बनाता है बाकायदा, अंदर जाके सुरंगों के वो अपने कमरे भी बनाते हैं. अंदर जाके हाँ, सुरंग खोद के नीचे जेरे जमीन वो अपने कमरे भी छोटे छोटे बनाते हैं. सारा लहदा कमरे उनको बनाने पड़ते हैं वरना अंदर लड़ाई हो जाए. और अंदर लड़ाई हो गई तो पास से कोई छुड़ाने वाला भी नहीं गुजरेगा. अच्छा खरगोश के बारे में उसकी जो कसीरुल औलादी है वो तो आपने सुनी होगी ना. बहुत कि बच्चे देते हैं. बहुत औसतन एक खरगोशनी जो है वो 14 बच्चे एक वक्त में देती है. ठीक है. और उसकी जो बच्चों के बचने की शरह है वो भी बहुत ज्यादा होती है. इस वजह से खरगोशों की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा होती है. और खरगोश के बारे में एक हैरान कुन बात यह है कि जिस वो जानवर से सबसे ज्यादा ममासलत रखता है खरगोश, वो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो. खरगोश सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है घोड़े से. घोड़े और खरगोश की आदतें और बॉडी की बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखती हैं. घोड़ा और खरगोश, हाँ जी, उसके भी कान ऐसे ऊपर होते हैं. बहुत सारी बातें होती हैं. अच्छा ये आप ध्यान में रखें कि जो खरगोश है इसकी आंखें चूंकि सर के दोनों तरफ लगी होती हैं तो ये 360 के जाविये पे यानी मुकम्मल चारों तरफ एक खरगोश देख सकता है. फिर उसको अल्लाह ताला ने एक और सलाहियत ये दी हुई है कि उसके कान बहुत लंबे होते हैं ना, और वो अपने कान जो है ना वो 180 डिग्री पे घुमा सकता है. जब वो घुमा के चारों तरफ की खबर लेता है, पता नहीं उसने कौन सा टीवी चैनल खोला हुआ है जो उसने खबरें देनी होती हैं आगे. इतनी ममासलत होने के बावजूद खरगोश सवारियां नहीं बिठाता. यही एक फर्क है और ये बहुत बड़ा फर्क है. जहां पर भी इन दोनों जानवरों की ममासलत का जिक्र होता है ये जरूर लिखा होता है कि दोनों में बुनियादी फर्क यही है कि आप खरगोश पे सवारी नहीं कर सकते. अच्छा फिर आपने एक बहुत मशहूर कैरेक्टर देखा होगा बग्स बनी. ठीक है. उसमें आप देखते हैं कि खरगोश गाजर बड़े शौक से खाता है. हालांकि खरगोश जो है वो गाजर बिल्कुल शौक से नहीं खाता और गाजर कभी भी उसकी खुराक नहीं रही, लेकिन खा लेता है. और खरगोश की एक और जो बड़ी जबरदस्त चीज है वो उसके दांत है. वो लंबे दांत है और वो मरते दम तक उसकी जो ग्रोथ है ना, उसकी जो दांत की लंबाई है वो रुकती नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है. और उसको रोकने के लिए एक तरह से यानी वो उसको घिसाने के लिए जरूरी होता है कि खरगोश सेहतमंद रहे. और उसके सेहतमंद रहने की अलामत ये है कि वो हमेशा हर चीज पे मुंह मारता है और उसको चबाने की कोशिश करता है. वो घरों में आपने कभी रखा हो तो बिजली की तारें, फर्नीचर, हर सख्त चीज जो है वो हाँ वो उस पे वो बाइट करता है. सर जिसको आती है खरगोश की एक्टिंग आती है. किसको? इसको ये देखें ये बासर फैमिली से है. सर वैसे शौक से वो क्या खाता है?
जो आप कहते हो लूसन, सब्जा बड़े शौक से खाता है, घास खाता है, पट्ठे खा लेता है, सब्जा खाता है। अच्छा, पालतू खरगोश के बारे में उसका मालिक जो धोखा खाता है वो उसके चेहरे के जो तासुरात है उनसे खाता है। अच्छा। आमतौर पे बिल्ली और कुत्ते का जो मालिक होता है वो पहचान जाता है अपने बिल्ली या कुत्ते के चेहरे के तासुरात से, लेकिन खरगोश के चेहरे के तासुरात जो है ना वो बिल्कुल उलट होते हैं। और इसकी खुशी उस वक्त अपने अरूज पे होती है जब ये हवा में जंप करता है, और ये अच्छा खासा ऊंचा जंप करता है, और ये फ्लाइंग किक मारने के अंदाज में जंप करता है। ये हवा में उछल के अपनी दोनों टांगे एक तरफ मारता है। ये उसकी खुशी की इंतहा होती है। आप समझ लें कि अगर खरगोश ये हरकत कर रहा है तो उस वक्त वो बहुत खुश है। नहीं तो सर ये कब जंप मारता है, खुश किस चीज से होता है? जब इसको इसके अब्बू आईफोन लेके देते हैं। खरगोश के अब्बू को अपने बच्चों के लिए आईफोन लेके देना तो दुनिया का नामुमकिन तरीन काम है। अब 14 बच्चों को आईफोन लेके देना। नहीं सर, हो भी सकता है, ऐसी कौन सी बात है, शायद किसी खरगोश का अपना अखबार हो। सर जी, इसका गोश्त भी खाया जाता है? खाया जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उसके गोश्त खाने के पहले आदी हो जाएं। हमारे यहाँ खरगोश की जो परवरिश है, फार्मिंग जो है, वो ज्यादा कामयाब इसीलिए नहीं हो सकी कि खरगोश के गोश्त के टेस्ट के आदी नहीं हुए, हमें ज्यादा पसंद नहीं है, और इसीलिए उसकी फार्मिंग भी ज्यादा कामयाब नहीं है। वो अपनी फर की वजह से उसकी फार्मिंग की जाती है, जो बहुत महंगे दामों फरोख्त होती है। उसकी जो फर है, यानी उसकी बाल जो है उसके, खास तौर पे जो जर्मन अंगोरा रैबिट्स है, और भी कई नस्लें हैं, और पाकिस्तान के कई शहरों में इसकी अब फार्मिंग की जा रही है। और लेकिन वो की गोश्त की वजह से नहीं जाती, बल्कि गोश्त उसका एक, उसकी फर जो है ना वो बेची जाती है। मगर सर इसको फर से क्या है, इसका तो ताल्लुक गोश्त से है। ये तो दुकान से बूट लेने जाए ना तो कहता है इसमें कितना गोश्त होता है। ये इसके गोश्त से ताल्लुक इतना गहरा है कि ये उसकी फार्म में खाने के लिए पूछता है। गोश्त तो सर जी इसका सिर्फ इंसान ही नहीं खाते, ये जो कुत्तों की रेस होती है उसमें जो उनको दौड़ाने के लिए जो चीज आर्टिफिशियल बना के तार पे चढ़ी होती है वो भी खरगोश की तरह की होती है। और जंगलों में खरगोश का शिकार जो है कुत्तों के जरिए वो बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। बिल्कुल। और लोग उसे बड़े शौक से करते हैं उस शिकार को, और देखते भी हैं। अच्छा, पालतू जानवर के तौर पे जब आप इसको रखते हैं घर में तो इसको सिखाया भी जा सकता है। कुत्ते और बिल्ली की तरह खरगोश को भी मुख्तलिफ करतब सिखाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। और इसमें आम तौर पे जो है वो नर जो है ना वो बहुत कम सीखता है, मादा जो है ना खरगोशनी वो जल्दी सीख जाती है, वो जल्दी सिखाई जा सकती है। सर जी, ये जो आपने इसको घोड़े से मिलाया है खरगोश को, तो खरगोश के रंग भी तकरीबन उतने ही होते हैं जितने घोड़े के होते हैं। हाँ जी, जी शुक्र है आपका रंग नहीं होता खरगोश को। अच्छा, दुनिया में जितने भी खरगोश है ना उसका निस्फ से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अच्छा जी, निस्फ से भी ज्यादा। इतना खरगोश है उधर से? नहीं तो उन लोगों को शौक है या वो उसका दोनों तरह का। वहां पे वाइल्ड रैबिट्स भी होते हैं और जो केज्ड रैबिट्स हैं वो भी हैं। गुड। वैसे तो सर हमारे बचपन में पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा खरगोश पाए जाते थे। आपकी बात ठीक है कि ये घर कच्चे होते थे उस वक्त। अब घर चूंकि सारे पक्के होते हैं, वेड़े सेन कच्चे सेन रहे ही नहीं है, इसलिए खरगोश बेचारे ने फिर आहिस्ता 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 पिंडाल रहे ऐसा रखा। और फिर जो खरगोश है वो खरगोश और कछुए की कहानी तक महदूद होकर रह गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ आप कर लें, कोई काम कर लें, कोई किसी के सामने हरकत कर लें, कोई अपनी प्लानिंग बता लें, फौरी तौर पे हौसला शिकनी शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, एक अजीब सी खामी जो मुआशरे में बहुत सख्त पैदा हो गई हुई है आदत, उसका भी आज जिक्र करते चले। जी जी जरूर। हौसला शिकनी जो है ना जी वो हमारी आदत बन गई। हम हौसला अफजाई करने की बजाय दोस्त अहबाब बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हौसला शिकनी करते हैं। कुछ आप कर लें, कोई काम कर लें, कोई किसी के सामने हरकत कर लें,
کوئی اپنی پلاننگ بتا لیں فوری طور پہ حوصلہ شکنی شروع ہو جاتی ذہن ہی بن گیا یہ کیڑا کام شروع کر لی او یہ تو میرے سکی پھوپھی دے پتر نے کیتا سی انہوں گھاٹا پہ گیا پھر انہوں ہارٹ اٹیک ہویا بیچارہ 3 سال چ فوت ہو گیا او یار خدا دا واسطہ ہی اس نے کام شروع کیا تم نے اسے فوت بھی کر دیا دعا نہیں دیتے سچ مچ ہاں جی بالکل مطلب حوصلہ افزائی کرنی ہی نہیں ہے آپ یار ہوٹل کھول رہے ہو پڑھے لکھے ہو گئے کس لیے تم نے پھر ماسٹر کیا بھائی اوہو اتنے سال 16 سال ضائع کر دیے ان پڑھ بندے بھی ہوٹل چلا رہے ہیں پھر نہیں تھا پڑھانا نہیں تھے ماں باپ کے پیسے ضائع کرنے ہوٹل کھول لیے یار نہیں یار وہ فلاں نے کھولا تھا تو بڑا اچھا چل گیا تھا اس لیے میں نے بھی کھول لیا بے وقوف وہ تو ان پڑھ تھا اس لیے اس کا چل گیا تو پڑھے لکھے آدمی ہو گئے یار کہاں پلیٹیں دھوتے پھرو گے بے وقوف اور اگر وہ ہوٹل چل گیا تو سب تو پہلے مفتیاں دی لسٹ چاہیے نہ ہوندا اپنے برا دا ہوٹل ہے بہت اچھا یار کمال اس نے ہوٹل کھولا ہے بھائی میرے نے اور نہ بھی کہنے میں یہ انہوں مشورہ دیتا سی کہ کھول ہے تیرا کام چل پائے گا ہائے 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 بعد چو اس کی پلاننگ میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں 9 تو 12 تک میں ہوتی ہوں نا ایسی امیدیں جگانے والی قوم ہے ہم کہ ہسپتال میں کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو بندہ جو ہے جس کی آپ عیادت کر رہے ہو بستر میں پڑا ہوا ہے اسے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے ایسی وہ کہتے ہیں بس جی کمر پہ ادھر کو دانے سے ہوئے 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 یار میرے مامودہ دوست بالکل ایہی کمر تے داڑے نکلے سی بعد پتہ لگا سی کہ جو دل کام کرنا چھٹ گیا اور 2 ہفتے جو مر گیا سی اگلا غصے چکے ہوتے زہر دے دانے سن میرے ساتھ دے نہیں یقین کریں کہ یعنی ہاسپٹل میں جا کے مریض کی عیادت کرنے گئے جس کا بنیادی مقصد ہی دل جوئی کرنا ہے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے کہ اگر آپ کو پتا بھی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے فلاں کو بھی ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا ہم کہتے نہیں فلاں کو ہوا تھا وہ مر گیا اچھا اس میں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پلان کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرے ایک دوست کے بڑے بھائی معظم صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ معظم بھائی بیمار ہو گئے بیچارے ان کو کینسر ہو گیا یہ وہ تو وہ بہت کمزور ہو گئے تو میں ان کی خبر لینے کے لیے گیا تو میں نے اسے فون کیا میں آ رہا ہوں تو وہ میرا دوست جو تھا ذوالفقار وہ باہر کھڑا تھا اس نے کہا کہ تم بھائی جان معظم کو جب دیکھو گے تو تمہاری ایک دم آنکھیں رہ جائیں گی اتنے وہ کمزور ہو گئے ہوئے ہیں مگر کنٹرول کرنا واہ ان کو تم نے یہی کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں آپ تو ٹھیک ہو گئے وہ بیچارے اللہ مہینے بعد فوت ہو گئے تھے لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کوئی اگر کوئی چیز گھر کوئی بنائے گا لازمن جا کے اس میں سے نقص نکالے اس نے ساری زندگی کی محنت کر کے اپنی بنایا یار داد دو اسے بھائی بہت اچھا بن گیا ویری گڈ بہت اچھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنڈانا نصیب کرے رہنا نصیب کرے گل مک گئی اے پتھر نے لاؤ پتھر تو تلک جائے کوئی ایویں کہہ دیں ہاں لازمن حوصلہ شکنی کرنی ہے یہی حالت سکولوں کالجوں میں پڑھائی کے حوالے سے آپ کچھ بھی بچے کو رکھوا دیں جنرل سائنس رکھے سائنس رکھ لیا وہ تو بڑی مشکل ہوتی ہے ہاں اگر کوئی کہہ دے نا میں نے بچے کو ایف ایس سی میں ایڈمیشن بس کسی سے دشمنی کروانی ہو نا تو اس کے بچے کو ایف ایس سی رکھوا جی سائنس رکھوا دیو نہیں جی جنرل سائنس نہ رکھانا یار بندہ کبھی جی انہوں کتا رکھا دیجئے کتا رکھ لگے بچہ جانتے ہو یار خدا کے واسطے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو ایک دوسرے کو داد دو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو برداشت کرو یہ لفظ برداشت کرو ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگلے کو کہہ دیتے ہو یہ کون سا کاروبار شروع کر لیا میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے کہ جہاں پہ آپ حوصلہ افزائی رکھتے ہیں نا جی وہاں پہ کامیابی نزدیک آ جاتی ہے جہاں پہ آپ حوصلہ شکنی شروع کر دیتے ہیں تو وہ بیچارہ آخر کار آکھ کے پست ہو جاتا ہے بندہ وہ پھر شکست زدہ ہو جاتا ہے تو انسان ہی نا اچھا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی جوان آدمی بیچارہ یا کوئی اسٹوڈنٹ اپنی فیس کے لیے یا اس کے پاس وقت ہے ہمت ہے تو اپنے گھر کے اخراجات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے اگر پڑھائی کے ساتھ کوئی کام شروع کر دیتا ہے یہ ڈیلیوری بوائے کے طور پہ کام کرتا ہے یا کوئی کیب چلانی شروع کر دیتا ہے انتہائی فضول گفتگو اس کے دوست شروع کر دیتے ہیں ایویں وعدے لگانا شروع آپ بھائی ڈیلیوری بوائے یار آپ باہر کے ممالک میں جا کے دیکھیں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے بہت بڑے ہوٹل میں ایک بچی جو ہے وہ روم سروس کا کام کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ میرے باپ کا ہے ہوٹل
मेरा बाप इसका मालिक है। हमने खुद यहाँ पे टेक अवे कई ऐसे देखे हैं, ये जो अपना फास्ट फूड के रेस्टोरेंट बाहर के ममालिक में, जहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 साल की बच्चियां, बेटियां काम कर रही हैं वहां खड़ी होके, धड़ाधड़ सामान पकड़ा रही हैं लोगों को, और वो हफ्ते में कोई 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ चंद घंटे वहां काम करके अपनी फीस लेके जाती हैं। सही। खुदा के वास्ते जवान हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, हौसला अफजाई करे। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। और चलते चलते उस बाबा जी की छोटी सी बात, जिसके पास मौत के फरिश्ते ने आके कहा, बाबा जी मैं आपकी जान लेने आया हूं, और उन्होंने बीवी की तरफ इशारा करके कहा ये बैठी है, ले जाओ। नज़र खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।